स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। चलिए शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास 25, 26, 27 अगस्त 2020 के ऊपर फोकस्ड होगा और हाईलाइटेड चीजों को ध्यान में रखेंगे। ध्यान देना है, जैसा कि हम और आप जानते हैं 2015 में हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि सड़क के दोनों किनारे और डिवाइडर जो है उसके बीच में भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इसके ऊपर जो खर्च होगा वो टोटल जो अमाउंट होता है हाईवे पर खर्च का, उसका 1% प्लांटेशन पे खर्च होगा, जिससे हरियाली भी बनी रहेगी। ठीक है, और उससे एक तरह से एक गार्ड के रूप में भी वर्क करेगा पेड़ पौधे, और सिक्योरिटी भी होगी। कहेंगे सिक्योरिटी कैसे? तो जब डिवाइडर में उस तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं तो जो एक दूसरे की तरफ से गाड़ी जा रही है, जो लाइट पड़ती है, तो पेड़ जो है एक तरह से बाधा उत्पन्न कर देती है और आने वाली गाड़ी की लाइट इस लेन पर किसी भी को नहीं पड़ता और आराम से आया जाया जा सकता है। ब्यूटिफिकेशन भी है, प्लांटेशन हो करके बारिश वारिश के लिए भी अच्छा है, खूबसूरती भी है, ट्रैवलिंग में अच्छा भी लगेगा, और इस तरह से जितने पेड़ हाईवे में काटे जाते हैं उससे ज्यादा पेड़ लग जाएंगे। इससे रोजगार भी होगा। हर 3 किलोमीटर के दरमियान किसी न किसी व्यक्ति विशेष को या पर किलोमीटर एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, जिसको 2000-3000 महीना दिया जाएगा और वो प्लांटेशन को गौर करेगा। तो इन सब ख्याल से तो ध्यान में रखिएगा। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, ग्रीन नेशनल हाईवे स्कीम के तहत 2022 तक 72 लाख पेड़ पौधे नेशनल हाईवे के बीच डिवाइडर में लगाए जाएंगे और किनारे भी लगाए जाएंगे। इन सब के लिए एक डाटा बैंक तैयार होगा जो मोबाइल ऐप से जुड़ा होगा, और इस सब का हर पेड़ का जो पुराना पेड़ ऑलरेडी है उसको नंबर दिया जाएगा, उसके जियो टैगिंग हो जाएगी, यानी कि किस जगह पे है उसका लोकेशन, उसका नंबर, और मोबाइल पर वो ऐप पे आ जाएगा और हर महीने उसकी चेकिंग हो जाएगी, ये पेड़ आज है या नहीं है। तो इस तरह से जो है और सारी व्यवस्थाओं के साथ शुरुआत करेंगे। तो ग्रीन फील्ड के तहत यह काम चलेगा। तो नेशनल हाईवे पर जो भी खर्च होता है उस खर्च का 1% इस प्लांटेशन पर खर्च होगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे, पर्यावरण भी संतुलित होगा और ट्रैफिक की सिक्योरिटी भी अच्छी होगी, एक्सीडेंट का मामला भी मिनिमाइज होगा और ब्यूटिफिकेशन होगा। तो ये बात है। दूसरे नंबर पे आई दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन थे जफरुल इस्लाम, जिन्होंने तुर्की को पत्र लिखा था, यूएनओ को पत्र लिख दिया था और मामला पॉलिटिकली गर्म हो गया और वैसे भी दिखना नहीं चाहिए, तो उसको ख्याल में लेकर के उनका रिटायरमेंट का टाइम आया, वो गए, उनके जगह पर आए हैं जाकिर खान। तो जाकिर खान न्यू माइनॉरिटी, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार, जो येदुरप्पा जी की सरकार है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वो अप्लाई करने जा रहे हैं 2021 से ही, अर्थात कर्नाटक गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेट हु अप्लाइड इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, चलिए। वैसे मिस्टर मोदी जी ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 से लागू हो, और एनसीईआरटी ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो सिलेबस में चेंजेस आएंगे उसको हम प्रिपेयर कर देंगे 2024 तक फुल एंड फाइनली, लेकिन उससे पहले भी कुछ चलता रहेगा। अब आइए, मोबाइल ऐप है एक माई IAF, माई इंडियन एयर फोर्स। ये एक मोबाइल ऐप है। ये ऐप को हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया साहब ने लॉन्च किया है, और इस ऐप का मकसद क्या है कि जो लोग वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं, हमारे युवा रिक्रूट होना चाहते हैं, वो इस ऐप पर जाके वायुसेना के बारे में जाने, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वायुसेना की तरफ आएंगे। तो उसका नाम क्या है? माई इंडियन एयरफोर्स ये ऐप है। जलवायु परिवर्तन पर हम देखते हैं एक 3 दिवसीय सम्मेलन 14 से 16 सितंबर 2020 ऑर्गेनाइज हो रहा है। आज 15 तारीख है, कल तक चलेगा। 14, 15, 16 3 दिवसीय जलवायु पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जो है भारत सरकार कर रही है, जिसमें ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी
डिपार्टमेंट सब्जेक्टेड ऑन ए क्लाइमेट चेंज, वाटर, लाइवलीहुड। जीवन के लिए क्या किया जा सकता है? लाइवलीहुड, क्लाइमेट चेंज और वाटर की जो कमी है। और एरोसल्स क्वालिटी इन हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र में जो धूल कण है, एरो पार्टिकल्स है, उसकी क्वालिटी क्या चेंज हो रही है, हिमालय में जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, इस पर फोकस्ड होगा। इट इज ए गुड क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने जो कहा कि बहुत सारी चीजें, जो इक्विपमेंट्स और हथियार हैं सेना से रिलेटेड, अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, भारत निर्माण के तहत भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो इन क्या चीज को, तो भारत में बहुत सारे अब प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 108 प्रकार के उपकरण और हथियारों की सूची इनलिस्ट कर दी है, जिसे निजी क्षेत्र उत्पादन कर सकते हैं भारत में। अब आइए, अगला है कि कांग्रेस पार्टी का जो चेयरमैन है, फिलहाल चेयर विमेन है सोनिया गांधी हैं, जो 1998 से लेकर 2017 तक लगातार थी। बीच में एक साल के लिए उनके पुत्र आए और फिर 2020 में देखते हैं कि फिर से राजीव गांधी जी ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया 2019 में, और फिर उसकी जगह सोनिया गांधी फिलहाल हैं। तो देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू आजादी से पहले 1927-28 अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस पार्टी के। जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के अध्यक्ष 1936 और 37 प्लस 1929 और 30, 4 साल आजादी से पहले और आजादी के बाद 1951 से 54, यानी 4-4-8 वर्ष अध्यक्ष रहे। फिर देखते हैं हम इंदिरा गांधी 1959 से और फिर 1978 से 1984, यानी 7 साल कांग्रेस की अध्यक्षा रहे। फिर देखते हैं उसके बाद राजीव गांधी हुए, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए 1985 से 1991, 6 साल रहे। फिर हम देखते हैं उसके बाद अध्यक्ष के तौर पे गांधी फैमिली में सोनिया गांधी, फिर राहुल, फिर सोनिया। देखा आपने, इस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष के संदर्भ में देखें तो लगभग आप देखें तो आधा समय तो अध्यक्ष की कुर्सी पर गांधी परिवार ही है। अब आइए, मॉरिशस जो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान एक देश कहलाता है, जिसकी राजधानी पोर्ट लुई है, जो एक्चुअली अफ्रीका में पड़ता है देश, पर इंडियन ओशियन में है और हमसे बहुत दूर है, मेडागास्कर के करीब है। और वहां पर हम 40% हिंदुस्तानी ओरिजिन ही लोग हैं। वहां की भाषा भोजपुरी है और भारत से बड़ा अच्छा रक्षा विज्ञान का संबंध है। तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट 3 मंजिल बनाई गई है, उसका तमाम खर्च भारत सरकार ने उठाया है दोस्ती के ख्याल से, और उसी का उद्घाटन था जिसे मिस्टर मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ठीक है, मिस्टर जगन्नाथ ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया ऑनलाइन, वर्चुअल। ये क्वेश्चन बनेगा। अब आइए, 25 अगस्त 2012 हम देखते हैं, जो हम एक क्वेश्चन आता है, अमेरिका के नासा का एक यान है वाइजर 1, जो हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके बाहर निकल गया है। इट मींस सोलर सिस्टम से बाहर की ओर जाने वाला कौन सा पहला सैटेलाइट या यान या शटल, तो हम कहेंगे कौन सा? वाइजर 1, नासा का। कब ऐसा हुआ? तो 25 अगस्त 2012 को सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। उस पर अब हमारी कोई पकड़ नहीं है, कोई रिमोट नहीं है। अब आइए, 26 अगस्त पे हमारा सवाल है। ये 25 क्लियर हो गया, 26 पे बात करते हैं। ध्यान दें, कोविड-19 जो है, हमारे उड़ीसा के आदिवासी समुदाय हैं, बोंडा ट्राइब्स, वहां तक पहुंच बना लिया है। हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन जो बिल्कुल अलग थलग पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, वहां तक भी कोविड पहुंच गया। तो उड़ीसा का केरापुट क्षेत्र में और मलकानगिरी क्षेत्र में हमारे रहने वाले एक ट्राइब्स हैं जिसका नाम है बोंडा, उन तक पहुंच गया। और उड़ीसा के ही कालाहांडी क्षेत्र में रहने वाले हमारे और भी ट्राइब्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं डोंगरिया कोंड या कंद, उनके भी पहुंच गए। और ये सब जो है बहुत रेयर पीसेस, 7,000 के आसपास ये ट्राइब बचे हुए।
अब आइए, असम के गुवाहाटी में एक इंपॉर्टेंट बात हुई और जिसका नतीजा हम कहेंगे क्या। जब सवाल पूछे भारत में सबसे लंबा रिवर रोपवे, यानी रिवर को क्रॉस करने वाला रज्जू मार्ग, रस्सी वाला मार्ग जो ट्रॉली चलती है रस्सी पे, रज्जू मार्ग कहते हैं इसे हिंदी में, और ट्रॉली हम लोग कह देते हैं, रोप वे इंग्लिश में कह देते हैं। तो भारत का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे अभी हम देखें गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 1.82 किलोमीटर, यानी लगभग 1.25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोपवे इनॉग्रेट हो गया है। और ये रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी में जो है, ब्रह्मपुत्र नदी में एक आइलैंड है गुवाहाटी के पास, आइलैंड जिसका नाम भी बड़ा अच्छा है, आइलैंड का नाम है पीकॉक आइलैंड। तो पीकॉक आइलैंड तक जाता है और ये 2 वे है, एक से जाना, एक, ऐसा नहीं कि यही जाएगी यही आएगी, नहीं, 2 वे है, तो ये ध्यान रखना। अब आइए, अरुणाचल प्रदेश जो है इनर लाइन परमिट के तहत अपने राज्य को भी लाना चाहता है और उससे रिलेटेड एक प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश ने अपनी विधानसभा में रखा है, जो आगे चल करके गृह मंत्रालय के पास आएगा और फिर कैबिनेट उस पर डिसीजन लेगी। अब आइए, बांग्लादेश का जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी देती है, जैसे हमारा बीएसएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, एसएसबी है, तो ऐसे बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश की सीमा पर जो चौकसी करते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स का नाम क्या है, बीजीबी, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, बीजीबी, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बात करते हैं जो हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव हैं, जिनका नाम एंटोनियो गुटारेस है। उन्होंने कोट किया है, बताया है कि आज भी 10,000 से ज्यादा आईएसआईएस के टेररिस्ट सीरिया में, इराक में एक्टिव हैं आज भी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आईएसआईएस मतलब क्या होता है, उसका भी आप जानते ही हैं क्या होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सीरिया और इराक को लेकर के ये टेररिस्ट जो हैं। अब आइए, ज्यादा कुछ नहीं, पर उत्तर प्रदेश के ख्याल से याद रखिए, वाराणसी में जो शमशान घाट होता है, जहां सदियों से मुर्दों को जलाया जाता है और एक परंपरा के रूप में वहां एक फैमिली होती है जो डोम फैमिली है, पर उसको टाइटल चौधरी का मिलता है। वो डोम परिवार सदियों से उस क्षेत्र को देखती है, ट्रेडिशनली उसका, तो उस परिवार की इज्जत है, और इज्जत इन द सेंस अपना एक पहचान है। तो डोम परिवार का जो था 52 वर्षीय जिसका नाम था चौधरी जगदीश, यानी राजा जगदीश चौधरी, वो डेथ कर गए कोरोना से। तो ये याद रखने की चीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, तो बनारस से जब लोकसभा के कैंडिडेट के तौर पे मिस्टर मोदी जी ने अपने पर्चे भरे, तो प्रस्तावक में जो 5 होते हैं उनमें एक प्रस्तावक, प्रपोजल, ये भी थे। पर कोई बड़ी बात नहीं है, यूपी में हो सकता है स्टूपिड क्वेश्चन के तौर पे डाल दे, तो ये चीज। अब आइए, रेड कॉर्नर नोटिस आप भी जानते हैं इंटरपोल जारी करती है, पर जारी करवाने वाले देश ही होते हैं, मेंबर देश। नीरव मोदी तो आपको भी मालूम है लंदन के जेल में बंद है और हम कह रहे हैं कि मुझे भेज दीजिए। और नीरव मोदी की जो वाइफ है, जिनका नाम है एमी मोदी, एमी मोदी जो है वह भी शामिल हैं इस करप्शंस में, स्कैम में। तो नीरव मोदी की वाइफ एमी मोदी के खिलाफ भारत सरकार के कहने पर इंटरपोल संस्थान ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, यानी वो जहां भी मिलेगी उसे पकड़ लिया जाएगा। जो 150 देशों की पुलिस है उसे पकड़ेगी और फिर भारत को सौंप देगी, क्योंकि रिक्वेस्ट यहीं से है। तो ये चीज है। अब आइए, दिल्ली वुमेन कमीशन की जो चेयर वुमेन है स्वाति मालीवाल हैं और आजकल बहुत काम कर रही हैं, तो चर्चा में है, तो सवाल बना देगा। सुसाइड कमिटेड बाय नेशनल हॉकी प्लेयर गुरु शरण, फीमेल हैं गुरु शरण, और वो सुसाइड कर ली हैं। जो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन सुसाइड कर रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं उसके प्रति ये सवाल उठाता है। अब आइए, भारत में 2015 में भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का मकसद था
कि नए नए स्काई रूट्स खोले जाए और नए नए एयरपोर्ट्स बनाए जाए, और जहां एयरपोर्ट्स है उसको डेवलप किया जाए, और छोटे छोटे शहरों में भी वायुयान की कनेक्टिविटी दी जाए, नए रूट्स तैयार किए जाए, 200 से ज़्यादा रूट्स हो, 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट हो, और एयरपोर्ट यानी सिविल एविएशन को इतना सस्ता किया जाए कि आम आदमी भी, चप्पल पहनने वाला आदमी भी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे उड़ सके, और 1,000 किलोमीटर के दरमियान की यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 से ऊपर जो है रेट ना हो फेयर, वो भी टोटल सीट का आधा। एक जहाज अगर 180 सीट का है एयरबस का, तो 180 का 90 सीट का यही रेट होगा, उसके बाद रेट बढ़ सकता है। तो ये बात है, समझे? तो उड़े देश का आम नागरिक के तहत अभी 78 और वायु मार्ग को मंजूरी मिली है, और नित्य नए वायुयान के क्षेत्र में एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं। मैं बता दूं, भारत में फिलहाल 108 एयरपोर्ट एक्टिव है, और नवंबर में 3 एयरपोर्ट और कमर्शियली एक्टिव होने जा रही है। एक देवघर झारखंड, एक दरभंगा एयरपोर्ट बिहार, और जो कुशीनगर का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल बनने जा रहा है यूपी में। ऐसे बहुत खुलेंगे। अब आइए, एप्पल कंपनी जो है दुनिया की पहली कंपनी बन गई, मोबाइल कंपनी, जो एक तरह से उसने फ्लोटेड रिटेल स्टोर ओपन करने जा रही है, जिसका मैक्सिमम काम हो चुका है मरीना बे सिंगापुर में। सिंगापुर के मरीना बे में समंदर का जो क्षेत्र आया है, वहां पर एक राउंड शॉप है जो समंदर में तैर रहा होगा, वहां पर जाकर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। एप्पल यानी मोबाइल वोबाइल, पेजर वेजर जो भी है खरीद सकते हैं, लैपटॉप। समझ में आई बात? अब आइए, तो दुनिया का पहला मोबाइल कंपनी जिसने अपना फ्लोटिंग रिटेल शॉप खोला है, एप्पल। कहां? मरीना बे सिंगापुर। अब आइए, ब्राजीलियन फुटबॉलर, ठीक है, रोनाल्ड डिन्हो 5 महीने के पराग्वे में जेल के कटने के बाद अभी अभी रिहा हुआ है। सवाल बना देगा, ये एक फुटबॉलर है, बहुत वर्ल्ड फेमस है, जाली पासपोर्ट पर ब्राजील से पराग्वे पड़ोस के देश में यात्रा पर गए, पकड़े गए, 5 महीने जेल में रहे, और वही कुछ दिन पहले रिहा हुए। एक सवाल, क्यों जाली पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट पे यात्रा? अब हम 27 के लिए बात करेंगे बेटा। 25 हो गया, 26 हो गया, अब 27 के ऊपर बात होगी, तो ध्यान दें। अफगानिस्तान में एक महिला फिल्म मेकर हुई, और वो एक्टर भी हुई, सोबा शहर, और उनको किसी फिल्म को लेकर तनाव में टेररिस्ट ने गोली से उड़ा दिया। तो उसके हालात समझ सकते हैं कि महिलाएं वहां आगे बढ़ने में मुश्किलात है। लेकिन ये सवाल आपके लिए उतना नहीं बनेगा, लेकिन नजर रखनी जरूरी है। अब हम बुक्स के ऊपर बात करें, तो एक बुक्स है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनोरंजन, ठीक है ना, जीबॉन। तो याद रखिएगा, हम मनोरंजन बाई, ठीक है, बाई पेई, यानी उसको कहते हैं हम लोग बाईपारी। ध्यान से सुनिए, मनोरंजन वाईपारी नाम का एक व्यक्ति, जो अपने जीवन के संदर्भ में पहले रिक्शा चलाता था बंगाल में, और रिक्शा चलाने के बाद वो एक स्कूल में रसोइये का काम शुरू किया, और उसने अपने जीवन के अनुभवों को ध्यान में लिया और पुस्तक से प्रेम किया। काफी पुस्तकें पढ़ी, लाइब्रेरी में जाता, पढ़ता, और समय के साथ बदलाव आया। उसने एक किताब लिखी, इतिवृत्ति चंदेल जीवन, यानी चंडाल जो होते हैं उसका जीवन, यानी चंडाल जिसको कोई ना पूछे अछूत, तो इतिवृत्ति चंडेल या चंडाल जीवन। इसको अभी हिंदू लिटरेरी का फिक्शन श्रेणी में अवार्ड मिला है। इससे पहले उसने किताब लिखी थी रिक्शा चलाई। रिक्शा चलाई यानी रिक्शा चला रहे हैं, बंगाल लैंग्वेज है ना, तो रिक्शा चलाए। तो एक रिक्शा वाला भी देखिए आज हिंदू लिटरेरी अवार्ड जीत के 5-10 लाख रुपए जीता है, और अपने जीवन को बदल सकता है। तो बेटा देखिए, जीवन का अनुभव बहुत मायने, ये कबीर हैं, ये पढ़ लिख के ही सब कुछ नहीं होता। देखिए किस परिस्थिति में इन्होंने अपने ज्ञान को, अपने को खुद संसाधित किया, और एक ऐसी स्थिति में आए कि दुनिया को सबक देने की कोशिश की। तो ये है आपके मनोरंजन बाईपारी, जिनकी किताब है इतिवृत्ति चंडेल जीवन, और दूसरा रिक्शा चलाई, और हिंदू फिक्सेशन अवार्ड मिला है हिंदू अखबार की तरफ से, तो मायने रखता है। अब आइए, तो अब अगला है फर्स्ट फीमेल मेजर जनरल ए अलीराम एज ए फीमेल।
कोई इशू नहीं आपके लिए। फेसबुक गोइंग टू बी लॉन्च, फेसबुक न्यूज नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन फ्रांस, जर्मनी एंड ब्राजील एंड ब्रिटेन। फेसबुक जो है एक सर्च इंजन है, एक सोशल साइट है, नॉट सर्च इंजन बट यू कैन से सर्च इंजन एंड सोशल साइट। तो फेसबुक जो है भारत, ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में न्यूज़ लॉन्च करने जा रही है। जैसे अलग अलग न्यूज़, जैसे डेली हंट एक न्यूज़ चैनल है, और जितने न्यूज़ चैनल है वो अपना एप्स डालती है, तो डेली हंट है। तो उसी तरह से फेसबुक, जैसे गूगल भी अपना न्यूज़ कुछ देती है, तो फेसबुक भी देगी। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने तो क्लियर कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आप फेसबुक अपना न्यूज़ डालेंगे तो हम उससे पैसा लेंगे। बात समझाई न्यूज़ का। तो देखिए क्या होता है। अब आई, एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन डायरेक्टोरेट स्टार्ट ए प्रोग्राम ऑन यूट्यूब। इट्स नेम इज स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। दिल्ली राज्य सरकार ने, उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूट्यूब पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। सही बात है, अगर हमारी काया स्वस्थ है तो दिमाग भी स्वस्थ होगा, ये ध्यान रखिए। अब आगे आइए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोइंग टू बी मेक 6 न्यू सर्कल एंड 3 एक्सटेंशन। और वो सर्कल कहाँ होगा? गुजरात में, एमपी में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पे। इस तरह से 29 सर्कल और 3 मिनी सर्कल होंगे। देखिए बेटा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत का पुरातत्व जो सर्वेक्षण केंद्र है, वो पूरे भारत के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जो लेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको जोन वाइज बांटते हैं। तो अब कुल मिलाकर के देखा जाए कि अभी जो है एक जोन, 6 न्यू जोन स्टार्ट होना है। तो लेकिन क्या मतलब है कि मतलब ये हुआ कि 23 जोन तो थे, 6 जोन और होगा, 29 जोन में पूरा भारत बट जाएगा आर्कोलॉजिकल सर्वे। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया के अकॉर्डिंग भारत में कितने आर्कोलॉजिकल जोन है? तो क्या बोलिएगा? 29 जोन है, और 3 मिनी जोन है, वो पूछने वाला। अब आई, वरुण गांधी जो मेनका गांधी के पुत्र हैं, संजय गांधी के पुत्र हैं, और कह सकते हैं राहुल बाबा के चचेरे भाई हैं। पता नहीं दोनों में बात होती है नहीं होती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो वरुण गांधी हैं, जो एमपी भी हैं पीलीभीत से, ठीक है, तो वरुण गांधी ने किताब लिखी है इंडिया टुमारो, ठीक है, कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स विथ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। तो कन्वर्सेशन यानी बातचीत। तो सवाल है क्या, वरुण गांधी ने कौन सी किताब अभी लिखी है? क्योंकि वरुण गांधी फेमस है, 2-3 किताब वो लिख चुका है। तो इसकी गांधी है इंडिया टुमारो, ठीक है, कन्वर्स विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। अब है चंबल रिवर में घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन सबका संरक्षण का काम चल रहा है। जो चंबल रिवर है, जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में घुसकर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है, यानी कि 3 स्टेट में बहती है और यमुना की सहायक है। तो ये चंबल रिवर में मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, घड़ियाल यानी लैकोस्टे, और डॉल्फिन यानी गैंगेटिक डॉल्फिन, इन तीनों के संरक्षण का कार्य इस नदी में चलता है, क्योंकि तीनों चीजें पाई जाती हैं। अब आइए, इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्टर इन इंडिया, न्यू कंपनीज इंटर्ड। यानी भारत का जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्टर है, इस इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्टर में कुछ नई कंपनी आई है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, फोन पे, ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी आई है, जनरल इंश्योरेंस में भी आई है, लाइफ इंश्योरेंस में भी आई है। समझ में आई बात? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पे, फोन पे, मतलब फोन पे, और मैंने क्या कहा बेटा, एक मैंने कहा पेटीएम। तो पेटीएम, फोन पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये 4 कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में एंट्री ले रही है। ये गुड क्वेश्चन होगा बैंकिंग के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए। अब आइए, अगर हम देखें कि इंश्योरेंस सेक्टर में किसका सबसे ज्यादा दबदबा है, तो जो LIC, लाइफ का जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है, ठीक है, अगर हम उसको देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करने वाली जितनी भी कंपनियां भारत में गवर्नमेंट की और प्राइवेट है, उसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? तो LIC ऑफ इंडिया के पास 68.74% है, और HDFC के पास 6.72,
SBI लाइफ के पास 6.41, ICICI प्रूडेंशियल के पास 4.77 और मैक्स लाइफ के पास 2% शेयर है। याद रखिएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस करती है, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस करती है। तो ये मार्केट LIC आज भी 2/3 एग्जैक्टली 2/3 से ज्यादा मार्केट LIC के पास है। एंड द लास्ट वन के संदर्भ में देखिए हम बात करें तो इंडियन रेलवे गोइंग टू बी प्रोड्यूस 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टू यूज इट्स, ठीक है, अनयूज्ड लैंड। भारतीय रेल में ये प्लान किया है, योजना बनाया है कि 20,000 मेगावाट पर ईयर माने पर डे बिजली का हम उत्पादन करेंगे, जितना रेलवे का अनयूज्ड अनुपयोगी लैंड पड़ा हुआ है। दिल्ली में देखिए लगभग 42,000 झुग्गियां दिल्ली में है, जिसको हटाने की बात हो रही है, पर पॉलिटिकल वोट बैंक वहां पे राजनीति आ जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई राजनीति नहीं, कोई स्टे ऑर्डर नहीं, बस इसको हटाइए। वो जो हटेगा वहीं पे सोलर पैनल लगेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यूज हो जाएगा, साफ सुथरा भी होगा। और रूल ये भी है, केंद्र सरकार ने आज से लगभग 8-10 साल पहले ही कहा था, या उससे बहुत पुराना कानून, कि कोई भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग गरीब होते हैं, वो बिल्कुल किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं, काम वाम करते हैं हमारे आपके घरों में काम करके या अदर्स, और उन्हीं में से हीरा भी निकलता है। तो उनको झुग्गी झोपड़ी मजबूरी है, मकान तो अपना जैसे पैसा हो तो अच्छी जगह मकान नहीं ले लेंगे जो मजबूरी वहां रह रहे हैं, तो उनको वहां से हटाने से पहले उनके लिए कहीं ना कहीं वैकल्पिक पक्के मकान का बंदोबस्त किया जाए। अच्छी बात है, तो करके उसको साफ सुथरा करिए। तो इस पर निगोशिएट हो रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार कर रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको मकान देना भी जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं एक अजूबे बातों की। इंडोनेशिया में एक आदिवासी समुदाय है, ट्रोजन कम्युनिटी। तो आदिवासियों की तरह बिल्कुल नहीं रहते, वो आधुनिक हमारे आपके रहते, लेकिन वो शुरू से वो ट्राइबल्स हैं, ट्रोजन कम्युनिटी ये रहते हैं। ये अपने पूर्वज जो हाल फिलहाल जो डेथ कर गए लोग हैं, चाहे कोविड की वजह से मरे हैं या कोई भी वजह से मरे हैं, तो उनमें क्या है कि पूर्वजों का पूजा पाठ करते हैं ताकि उनसे आशीर्वाद लें। तो एक्चुअली जो है वो जो है एक पर्व मनाते हैं, मनीन फेस्टिवल, ये हार्वेस्टिंग के लिए मनाते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रोजन कम्युनिटी इंडोनेशिया के मनीन फेस्टिवल मनाते हैं, जिसका मकसद होता है कि फसल कटाई के मौसम की जो शुरुआत करेंगे तो अपने पूर्वजों की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद लें, तो धन संपदा बढ़ेगी, अच्छा जीवन चलेगा। इस ख्याल से एक खास दिन ये लोग जो है अपने पूर्वजों के कब्र को खोद डालते हैं, कॉफिन वगैरह में तो रखते ही हैं, हड्डी वड्डी ही बची होगी, जनरली यही होता है। और बहुत साल हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो रिसेंट जो मरे, अब जैसे कोविड में ही एक व्यक्ति का बेटी मर गई, 3-4 साल की हो गई, किसी के दादाजी एक्सपायर कर गए, तो पोती आई, पिता आया जिसकी बेटी 3 साल की मर गई, सबने अपने कब्र खोदे, अपने नहीं मतलब अपनों के कब्र खोदे, फिर उसको बाहर निकाला। जैसे सोचिए कितना मार्मिक दृश्य होगा और कितना इमोशनल अटैचमेंट है। और फिर उसको नहलाया धुलाया जो भी, और उसको कपड़े पहनाए, अपनी 3 साल की मरी हुई बेटी के कंकाल को कपड़े पहनाए और सारा सजाया और उसको नमन किया, उसके साथ सेल्फी वगैरह खिंचाया। ऐसी एक पोती आई, अपने दादा जो मर गए थे उनकी लाश को बाहर निकाली, दादाजी को सजाया, कपड़े वस्त्र पहनाए और फिर उसका फोटो खिंचवाया, सेल्फी वगैरह, और फिर उसको प्यार से उसी नए कपड़े वगैरह में कुछ गिफ्ट वगैरह भी डाल देते हैं कब्र में, फिर उनको लेटा के फिर ढक दिया और फिर ऐसा हो गया। बेटा साइंस यहां पर पीछे रह जाता है, क्योंकि इसी साइंस का एक हिस्सा है स्पिरिचुअलिटी, जो वेव्स थ्योरी पे काम करता है, और उस वेव्स थ्योरी पे हम एक दूसरे से निकटता संबंध स्थापित करते हैं, जहां न तो मन की कोई चाहत है न शरीर की चाहत है, लेकिन वो अध्यात्म कहता है वी हैव टू अटैच, दिस इज द रियलिटी। तो ध्यान में रखना है, ऐसे भी लोग हैं इसी संसार में। और इसी के साथ में आज 25, 26, 27 3 दिन का करंट अफेयर्स तय किया हूं। कल हम 28, 29, 30, 31 की ओर बढ़ेंगे जितना ज्यादा हो सकेगा, ठीक है। और इसके साथ ही करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है, फिर हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।